नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। इंडिया वाले गठबंधन से कुछ तुनके से लग रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया, खासतौर पर कांग्रेस से कुछ ज़्यादा ही खफा अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है, वो पीडीए 83 दिनों की पीडीए की जो यात्रा थी, वो आज उसका समापन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुआ लखनऊ में। अखिलेश यादव ने तकरीबन 20 किलोमीटर खुद साइकिल चलाई और इस यात्रा का समापन किया पीडीए यात्रा का। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। आज से पहले तक तो हम यही जानते थे, लेकिन आज जब अखिलेश यादव ने इस यात्रा का समापन किया तो चूंकि अखिलेश जी नेताजी वाली साइकिल चलाते नहीं हैं, नेताजी तो गियरलेस साइकिल चलाते थे, और अखिलेश जी ने जब से साइकिल चलाई तो वो साइकिल भी कई गियर वाली होती है। तो अखिलेश यादव की जो गियर वाली साइकिल है, उसमें अखिलेश यादव ने आज गियर बदल दिया। सोशल इंजीनियरिंग की तरफ साइकिल से सोशल इंजीनियरिंग करने निकले अखिलेश यादव ने ए का जो आखिरी में पीडीए का ए है, उसके आज 2-3 और मायने बता दिए। हम तो अभी तक अल्पसंख्यक ही जानते थे और समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव भी अल्पसंख्यक ही मानते थे, लेकिन आज उसके मायने बदल गए। अब जो आखिरी वाला पीडीए का ए है, उसके मायने अगड़ा भी बताया उन्होंने, आधी आबादी महिलाओं को बताया, और अल्पसंख्यक के साथ साथ में आदिवासी भी उन्होंने ए का मतलब बताया। आखिर अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक रहा है और अभी भी हमें लगता है कि अभी भी है, उसको लेकर पार्टी इतना असमंजस में क्यों? मंथन में हम 2-3 कार्यक्रम इस तरह के कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत खम ठोक कर कहा था कि अखिलेश यादव और कांग्रेस की लड़ाई केवल मध्य प्रदेश के 2-4-5 सीटों को लेकर नहीं है। मसला उत्तर प्रदेश का है और यहाँ जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको लेकर है, और अखिलेश यादव 2024 को देख रहे हैं और उसमें कांग्रेस की भूमिका को देख रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भूमिका को, उसकी लकीर को यहाँ छोटा कर रही है। इसीलिए अखिलेश यादव ने, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सर्वे भी उन्होंने कराया और उस सर्वे में ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यक बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ जा रहा है, इसीलिए वो कुछ कांग्रेस से ज़्यादा खफा हैं। और कांग्रेस ने एक प्लान बी बना कर रखा है। लोग तो कह रहे हैं वो प्लान ए ही है, पहले से ही है। उस प्लान ए बी मान लीजिए उसको, तो उस प्लान ए बी का मतलब ये है कि अगर अखिलेश यादव भाव नहीं देते हैं या कुछ ज़्यादा ही तुनकते हैं, तो फिर वो आरएलडी बहुजन समाज पार्टी को लेकर या अन्य दलों को लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी। इन सब परिस्थितियां अभी हैं। और आज तो सबसे बड़ा सवाल अगर देखें, उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, 24 में बड़ी ज़बरदस्त जंग होने वाली है चुनाव की। जो अखिलेश के पीडीए का ए है, वो सभी दलों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अखिलेश और कांग्रेस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे अपना दल हो, चाहे सोहेल देव समाज पार्टी हो, इन दलों के लिए में भी ए बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी अल्पसंख्यक, यानी कि मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी जो कभी कहती थी, उसके नेता मंचों से कहते थे कि मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, वो रख लें अपना वोट, वो भी उनको भी अब ए बहुत भा रहा है, और वो ए को अपनी तरफ करने के लिए पसमानदा सम्मेलन कर रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों को, उनकी दिशा और दशा को सुधारने की बात कर रहे हैं। जबकि जो आम लोग हैं उनको मैं बता दूं कि मुसलमानों में जो 80% लोग हैं वो पसमानदा ही हैं। छोटे छोटे काम करने वाले, उनमें भी कुम्हार, लोहार, बेहना, इस तरह के लोग हैं, नाई, तो वो पसमानदा ही हैं। तो उनको भी, भारतीय जनता पार्टी को भी अब एक ही ज़रूरत आन पड़ी है। और क्यों आन पड़ी है? क्योंकि जो पी है, पिछड़ा, उस पर अब पूरे इंडिया वाले गठबंधन ने शिकंजा कसना शुरू किया। उत्तर प्रदेश का जो जाति गुणागणित है, वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटों को लेकर एक नए तरीके की जंग यहाँ छिड़ गई है। इंडिया वाले गठबंधन के अंदर भी और इंडिया और एनडीए
के बीच भी। तो आज मंथन में बड़ा यही सवाल कि क्या ये इतना क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और अखिलेश को आखिर जो सबसे बड़ा सवाल आज है कि अखिलेश यादव को ए के मायने क्यों अलग अलग बताने पड़े? क्या इससे एक ऐसे काम नहीं चलने वाला था क्या? बड़ा सवाल। इंडिया वाले गठबंधन के मुख्य शिल्पकार, बिहार के मुख्यमंत्री, पिछड़ों के बहुत बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के बाद इस देश में सबसे बड़े पिछड़ों के नेता लालू और मुलायम के बाद नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है कि वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये फूलपुर जो है, वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ से चुनाव लड़े हैं, और नेहरू जी वहीं से सांसद होकर प्रधानमंत्री होते थे। तो फूलपुर इतनी इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ कुर्मी मतदाताओं की बड़ी आबादी है, 15-16% कुर्मी है। नीतीश कुमार उसी बिरादरी से आते हैं। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से क्यों लोकसभा चुनाव का मन बना चुके हैं या बना रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है भाई ये कपोल कल्पित है, अगर उनको चुनाव लड़ना होगा तो अखिलेश जी से बात करेंगे, गठबंधन से बात करेंगे, फिर लड़ेंगे। लेकिन इतनी चीज़ें सीधी हैं नहीं। अगर नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किलें हैं। तो अचानक ऐसा क्या कुछ दिनों में बदला कि अखिलेश यादव में पर ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा? उन पर क्यों इस तरह की चीज़ें होने लगी? ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अखिलेश यादव तकरीबन यात्रा के समापन पर 20 किलोमीटर उन्होंने साइकिल चलाई, और ये साइकिल से सोशल इंजीनियरिंग का मसला है। और अखिलेश यादव ने गियर बदल दिया है। आज लोगों ने कहा, रिएक्शन आया कि अखिलेश यादव ने गियर बदल दिया। पीडीए के ए के कई मायने उन्होंने बता दिए हैं। ये 83 दिनों तक यात्रा चली है, और इस यात्रा के बारे में आपके स्क्रीन पर बहुत सारा डिटेल हमने संजोया है, वो देख लीजिए। लगातार लोकसभा क्षेत्रों में सपा कार्यकर्ताओं को लेकर यात्रा निकल रही है, लगातार निकली हुई है और आगे भी निकलती रहेगी। पीडीए फार्मूले के दम पर उतरने की तैयारी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये केवल इसलिए फार्मूला लेकर आए हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में, मतलब कुल मिलाकर ये स्थिति है। सामाजिक न्याय को लेकर ये यात्रा शुरू की गई थी, गांव-गांव, गली-गली लोगों को जागरूक करने के लिए, और इसका समापन हुआ है। अब जाति जनगणना भी इसका एक मुद्दा था, लोगों को जागरूक करना था, कि माहौल बनाना था। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मसले हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक सियासी समीकरण है वो भी ज़रा आप देख लीजिए कि क्या यूपी में जाति समीकरण कितना है। ओबीसी वोटरों की संख्या 42 से 45% के आसपास यहाँ बताई जाती है। दलित वोटर 21-22% हैं। तो दलित और ये जो पिछड़े हैं इनकी बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह सवर्ण वोटों की संख्या भी ये बताई जा रही है कि 18-20% है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह है। मुसलमान वोटर भी 18-20 हैं। तो जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर 80-82-85% जो पीडीए है इसकी भागीदारी करीब 82-84% पीडीए हो जाता, बाकी मिलाकर जो अगड़े हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव ने अगड़ों को भी समेटा, आदिवासियों को समेटा। उत्तर प्रदेश में आदिवासी बहुत कम संख्या में, उतनी आबादी यहाँ आदिवासियों के है नहीं। दलित, मुस्लिम और पिछड़े, इनकी बड़ी आबादी, इसी को टारगेट करके बनाया था। लेकिन आज जो हमारे चर्चा के केंद्र बिंदु में पीडीए का ए है, मैं उसी पर ज़्यादा आज फोकस करूंगा। बाकी तो जातीय समीकरण राजनीति है ही, और उत्तर प्रदेश बिहार में जातियों पर राजनीति होती है। यात्रा के समापन अखिलेश यादव ने क्या कहा और उस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का रिएक्शन आया, दोनों बातों को आप जरा गौर से सुनिए। देश को बांटने की ताकतें से देश को बचाया जा सके, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता देश का निकलेगा। ये लगातार यात्रा कार्यक्रम और हमारे शिविर चलते रहेंगे। घबरा कौन रहा है? वही लोग घबरा रहे हैं जो केवल तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन है और ये जो पीडीए का जो आप लेकर चल रहे हैं, क्या दोनों के रास्ते का भला हो चुके हैं 2024 के लिए? फिलहाल ये पीडीए यात्रा है। जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है, और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे हैं वो पिछड़ा है। अखिलेश यादव जी ने आज पीडीए की साइकिल यात्रा निकाली थी। वो कह रहे हैं कि पीडीए हमारा है, उसको लेकर क्या? देखिए, मेरा
एक ही आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोग यहाँ पे चर्चा पे आए हैं, तो हर राजनीतिक दल अपने तरीके से लोगों से जुड़ता है। हम यहाँ पर आज शर्मा जी के आए हैं, जनता की राय ले रहे हैं। अब कोई और कहीं जनता के बीच में जिस तरीके से जा रहे हैं, इंसानियत और मानवता हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग बराबर हैं। अगड़ा, पिछड़ा, दलित, हम सबको लेकर चलते हैं। जियो और जीने दो, मानवता पर हम विश्वास रखते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पे उत्तर प्रदेश में तैयार रहेंगे? अरे मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी 80 सीट की तैयारी कर रही है। हम पूरी ताकत के साथ लड़ें। अजय राय ने फिर दोहराया कि कांग्रेस पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट है ज़बरदस्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। शीर्ष नेतृत्व तो जरूर इस पर रफू कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस का, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो काफ़ी इस रुख से नाराज हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इंटरफेरेंस तेज किया है। हमारे साथ एक मेहमानों का एक लंबा चौड़ा पैनल जुड़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता पीएन सिंह साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। सिंह साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता दीपक सोनकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। दीपक भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। खान साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। समाजवादी पार्टी के नेता खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसा मैंने परिचय कराया, इमरान लतीफ़ साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। इमरान साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और सामाजिक चिंतक, पिछड़ों और दलितों के बीच काम करने वाले लौटन राम निषाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेता हैं। लौटन राम साहब सामाजिक चिंतक के रूप में जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए सभी मेहमानों का। कुछ देर में और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चूँकि विषय बड़ा ज़बरदस्त है और आज हम पीडीए के ए पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ा चर्चित बिंदु है। वैसे तो बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के जाति समीकरण पर चर्चा कर रहे होंगे, चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे हैं कि यहाँ जाति समीकरण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और पूरे देश में अब लगभग कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि नहीं, जाति समीकरणों के बल पर चुनाव नहीं होता है। तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पास जाऊँगा, डॉक्टर अजीज खान साहब के पास। खान साहब, अचानक अखिलेश जी की साइकिल का गियर आज बदला दिखा हमको। वो नेताजी वाली साइकिल नहीं चलाते हैं, वो गियर वाली साइकिल चलाते हैं। पता नहीं कितने गियर होते हैं, हमने तो आज तक इतनी गियर वाली साइकिल देखी नहीं। और आप लोग उसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं अखिलेश जी कितने गियर वाली साइकिल चलाते हैं। उसमें अभी तक तो हमने यही जाना था पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, अखिलेश जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये। लेकिन आज उन्होंने जो ए वाला मसला है ना, उसमें गियर चेंज कर दिया। उन्होंने कहा आदिवासी भी है, अगड़ा भी है, आधी आबादी भी है। तो अचानक ऐसा जो पुराना वाला ए था ना, जिसके बेस पर समाजवादी पार्टी ने इतना सफ़र तय किया, 4 बार सरकारें रहीं, कितने लोकसभा के, मुझे याद है कि 2004 से 2009 के बीच में आपके 37 लोकसभा के सदस्य थे। एक्सट्रीम था समाजवादी पार्टी का उस दौर में। तो जाहिर सी बात है पीडीए का ए ही चट्टान की तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा। आज वो ए, इसको ये कहा जा सकता है कि उसको इग्नोर करने की क्या जरूरत पड़ी या उसको अलग से परिभाषित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम सब जानना चाहते हैं। इमरान अजीज साहब, डॉक्टर अजीज जी सर। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस समाजवादी पार्टी की बात करते हैं वो समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात, और उस सामाजिक समरसता में अगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी ये सभी आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी शख्स पीड़ित होगा और जिसका भी हिस्सा मारा जाएगा, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसकी हिस्सेदारी को तय करने के लिए वो आगे बढ़ेगी। और हमेशा समाजवादी पार्टी ने इसी काम को किया है, हमेशा हिस्सेदारी को तय कराने का काम किया है। तो जिस तरह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज स्पष्ट किया कि इसमें अगड़ा भी है, आदिवासी भी है और आधी आबादी महिलाओं के भी है, भाई महिलाओं को भी कहीं ना कहीं उनका बड़ा हक चाहिए, जो कि उनका हक नहीं मिला। तमाम लोग शासन सत्ता में रहे लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं वंचित रहीं, आदिवासी वंचित रहे। और तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनको इस सामाजिक समरसता के दौर में उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला। तो आज सामाजिक न्याय की बात कर रही समाजवादी पार्टी। एक बात,
रही बात आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक से क्यों हट गए, देखिए हमारा जो कोर मुद्दा है वो पीडीए ही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनकी लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो वंचित समाज है, जो वंचित है, उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग वो नहीं चाहते हैं कि किसी की भी हक तलफी हो, जिसकी भी हक तलफी होगी उसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी मिलेगी। दुर्गेंद्र जी। खान साहब, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, आपने अपनी पार्टी का पक्ष बहुत बेहतरीन तरीके से रखा, आपको बधाई। मुझे लगता है अखिलेश जी सुन रहे होंगे तो बहुत ही प्रसन्न होंगे कि भाई जो कुछ है बहुत अच्छी तरीके से रखा, और दीपक सोनकर भी इसको बहुत अच्छी तरह सुन रहे होंगे। लेकिन मेरा प्रश्न अभी वही अनुत्तरित है कि अखिलेश यादव, भाई मैं तो शुरू से ही समझ रहा था अल्पसंख्यक, ऐसा क्या आप लोगों को लगने लगा है क्या कि कांग्रेस जो आपका अल्पसंख्यक वोट है, मैं सीधे सवाल अब कर देता हूं घुमाने फिराने के बजाय, और जो लड़ाई की जड़ है, जो झगड़े की जड़ है, वो अल्पसंख्यक वोट ही है आप और कांग्रेस के बीच में जो आजकल तलखियां चल रही, क्या कोई रिपोर्ट आ गई है क्या कि लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक है वो कांग्रेस की तरफ स्विंग कर रहा है, इसलिए बाकी को भी समेटो। जैसे भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ओबीसी, अगर आप लोग लगे हुए हो दय ओबीसी जाति जनगणना, तो बीजेपी में दीपक भाई की पार्टी ने सोचा कि अब जरा पसमानदाओं को याद करो, कभी याद करो मंचों से नेता बीजेपी कहा करते कि वह मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, और अब वो पसमानदा के रूप में क्या समझाने का प्रयास करते हैं बीजेपी के लोग। अरे 80% टोटल मुसलमानों में, आप तो उसी कम्युनिटी से आते हैं डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि टोटल मुसलमानों में 80% पसमानदा ही है जो छोटे मोटे काम करता है, संघर्ष करता है। तो बीजेपी को भी जो ये ए है, हमारी डिबेट का मुद्दा आज ए है, पी और डी आप रखिए अपने पास, मैंने मान लिया आपके पास है, हमारा मुद्दा ए है, और वो ए में आप कई चीजों को समाहित कर रहे हैं। उस ए की जरूरत भाजपा को भी है, उस ए की जरूरत कांग्रेस को बहुत ज्यादा लग रही है, और आपको भी है क्योंकि आपका बेस वोट बैंक है। अजीत साहब। देखिए दुर्गेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया को टीआरपी चाहिए, कांग्रेस को लाना है, दूसरी पार्टियों को लाना। देखिए सच्चाई है, इसमें कांग्रेस का और दूसरी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा नारा है, हमारी सोच है, ये हमारी विचारधारा है। हमने पहले स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात कर रही है, और ये समाजवादी पार्टी हमेशा उस शख्स के साथ खड़ी है कि जिस शख्स का हक मारा गया, पिछड़ों का हक मारा गया बड़े स्तर पर। आप खुद जानते हैं कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई अभी थोड़े दिन पहले, आपने देखा 4% उनको आरक्षण मिला। आप बताइए 23% खा लिया, कहां गया 23%? तमाम देखिए जो सिलेक्शन हो रहे हैं, बांद्रा यूनिवर्सिटी में 16 पद सृजित किए गए, एक भी ओबीसी समाज को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, मैं जानना चाह रहा हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ओबीसी समाज का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक भी एससी और ओबीसी समाज का आदमी उसमें वाइस चांसलर नहीं है। क्यों, मैं जानना चाह रहा हूं। 300 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे गए, एक भी एससी और ओसी समाज, एक भी ओबीसी समाज का आदमी नहीं है, एक बच्चा आदमी नहीं है। आप भी राहुल गांधी वाला सवाल पूछने लगे। सर अरे सर सुन लीजिए ना मेरी बात। नहीं, मैं पूरा सुन रहा हूं भाई, मैं पूरा सुन रहा हूं, अब बीच बीच में इंटरप्ट करने का विशेषाधिकार है अजीत भाई, इसको मत खत्म करिए। वैसे भी आपने कहा कि टीआरपी चाहिए, इसलिए ऐसी बातें हो रही। झगड़ोगे आप और टीआरपी का आरोप हमारे ऊपर लगाओगे भाई। अरे सर बोलिए अजीत साहब, बोलिए। हम तो सर सामाजिक समरसता की बात करते हैं। स्वागत है, आप बोलिए। सर हम हक की बात कर रहे हैं, यही हक दलितों का है, यही हाल अल्पसंख्यकों का है। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ित समाज है, और साथ ही साथ वो समाज भी पीड़ित है, चाहे वो महिलाएं हो। हमारे नेता ने अगर महिलाओं की बात की तो क्या महिलाओं की क्या परिस्थिति बन रही है पूरे देश में, आप खुद देख रहे हैं कि आरक्षण के नाम पे किस तरीके से ढोंग किया गया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि सभी को सबका हक मिले, क्योंकि अब इस देश में न्याय चाहिए। ठीक है, हर शख्स न्याय के लिए खड़ा। ठीक है, आपकी बात आ गई जी साहब। मैं अब इस पर मैं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक सोनकर के पास। दीपक सोनकर, एक रिएक्शन दीजिए भाई। ये बहुत सारी बातें आपके ऊपर इन्होंने कह दी, और ये जो ए है, ये मूल सवाल आपसे भी है। ए की आपको भी जरूरत है, समाजवादी पार्टी का बेस है लोग कहते हैं, और कांग्रेस को भी चाहिए इस ए। तो एक ए पर भी आपका एक रिएक्शन चाहिए, और जो बहुत ढेर सारे आरोप लगा दिए कि पिछड़ा विरोधी, ये विरोधी, वो विरोधी, उस पर भी रिएक्ट करिए। दीपक सोनकर। देखिए दुर्गेंद्र जी, हमारे अजीत भाई ने सामाजिक समरसता जी का भी विषय रखा। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, जिन्होंने देश के संविधान के साथ साथ और इस
गरीब दलित शोषित वंचितों को आगे आने का मौका दिया और विचलित करने का मौका दिया। ऐसे बाबा साहब जी मूर्ति को तोड़वाने का काम भी इन्हीं की सरकार में किया गया। और जब ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, शायद बड़े भाई हैं, इनको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार में इस तरीके से दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया। और वही नहीं, जिस तरीके से दलित समाज की अवहेलना यहाँ तक की गई कि बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाया गया, उनकी मूर्तियों को तोड़वाया गया, और तो और अपने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर इतने अनुसूचित शब्दों का प्रयोग करके उनकी भावनाओं को, उनकी हिंसाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। कितना हित उन्होंने दलित को नेतृत्व दे दिया। आज ये पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए में ठीक है कि पीडीए की संख्या को कितना समझते हैं, और देश की जनता के लिए, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, उसकी योजना के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जब आपने अल्पसंख्यक की बात कही, उसका उदाहरण हमने रामपुर के उपचुनाव में देखा है कि किस तरीके से, देखिए आज राजनीति के अंदर भी और समाज की योजनाओं के साथ भी आज देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जानती है कि जो हमें योजनाओं के साथ जोड़ेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारे नेतृत्व की बात करेगा, जो हमें सशक्त बनाने की बात करेगा, आज हम उनके साथ हैं। दो बार समाजवादी पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया। इन्होंने क्या किया? बड़े बड़े घोटाले, चकिया से गलियों से निकाला वाला अपराधी और मुजफ्फरनगर जैसे दंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने, देश की जनता ने 20 में इंटरप्ट मत करिए लोटन जी, प्लीज। मैं आऊंगा, 20 में इंटरप्ट मत करिए, अच्छी बात नहीं है, प्लीज बोलिए दीपक, बोलिए। आज देश की जनता किसी वर्ग का हो, दलित हो, शोषित हो या सवर्ण हो, आज निश्चित तौर पर योजनाओं के साथ है। और इन योजनाओं के साथ जो इस नेतृत्व ने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को नेतृत्व देने का काम किया है। आप सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, आपने महिलाओं के आरक्षण की बात करी, महिलाओं के सम्मान की बात करी। अजीत भाई साहब को याद होगा कि समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं बहनों ने ही बताया कि समाजवादी पार्टी में कितना सम्मान है उन बहनों का। तो ये तो उदाहरण देश की जनता और लगातार चल रहे INDA के गठबंधन को भी देखा है कि सब लोग अपनी अपनी ओर। हम दीपक भाई कंप्लीट करिए, मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा, फिर अगले चरण में आता हूं आपके पास। कंप्लीट करिए जल्दी से। ये तो सिर्फ उठल अब शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ उठल आगे जाएगा। अब सब एक एक टांगे खींचेंगे। और मगर उदाहरण यही है दुर्गेन भाई, ये देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, ये अल्पसंख्यक भाई है, ये जानता है जिन्हों के घर बिखरे थे, बेघर को घर देने वाले, जिनके घर में चूल्हे ना जलते उनको चूल्हा जलाने वाले, और जिनको किसान निधि के माध्यम से योजना देने वाले, ऐसे योजनाओं के साथ देश की जनता, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, उन योजनाओं के साथ। ठीक है, ठीक है। मैं जाऊंगा कांग्रेस के नेता प्रेम नारायण सिंह के पास। PN सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। दीपक सोनकर ने एक क्रक्स दे दिया हमें, करे अभी तो आपने देखा यही सब चल रहा है, अभी देखिएगा कितना कितना इन पे झगड़ा लड़ाई बवाल होगा। तो उस झगड़ा लड़ाई में आप शामिल ही हैं। और ये आज अखिलेश जी ने ये एक मतलब कुछ अलग ही समझा दिया, गियर चेंज कर दिया साइकिल में कुछ। हमको लगता है तो स्पेशल गियर आज लगवा कर वो आए थे, ऐसा लग रहा था, और बिल्कुल बदल दिया। जो ए से अब थोड़ा छिटक गए। तो आप लोगों ने क्या कुछ ज्यादा दिक्कत दे दी क्या PN सिंह? नहीं, देखिए हम दिक्कत देने वाले लोग नहीं हैं। हम प्रेम, मोहब्बत और अमन चैन का जो माहौल बनाने वाले लोग हैं हम लोग। ये दिक्कत तो देते ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, दिक्कत किसको होती है, वो हमारे जब दीपक सोनकर जी बोल रहे थे तो वो आ जाता है। कभी कभी आदमी जब हताश होता है, निराश होता है, तो कभी ओवर रिएक्ट कर जाता है, कुछ ज्यादा बोल जाता है। और देखिए कमोबेश स्थिति क्या है, जब जैसे देश में सबसे पहले हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पूरे देश को उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक नब्ज को समझा, लोगों को गले लगाया, लोगों के बीच में जाने का जब कार्य किया, तब भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे साथी भरवा रहे थे। इनका चूंकि अरबों खरबों रुपया जो उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया में हमारे नेता राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया, वो झटके में धराशायी हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी जो आप अभी कह रहे थे कि एक ही जरूरत सभी को है, आप पूरा इतिहास से जब से आप चाहें वहां से उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी जाति, वर्ग, धर्म
संप्रदाय या वर्ग विशेष की बात नहीं की है कभी भी। आपको ये कर रहे हैं ना अब कर रहे हैं जाति जनगणना। बीजेपी ये तो कह रहे कि राजीव गांधी कहते थे कि ये जाति जनगणना की बात वो करते नहीं थे, वो कहते थे इससे जाति वैमनस्य होगा, और राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ करते रहे होंगे, हम बदल गए, हम अब जाति जनगणना की बात करेंगे। कर तो रहे हैं अब ना हम। ये अच्छा रहा आपने सवाल जो लगा दिया। ये अच्छा सुनकर भी उंगली उठा रहे हैं अभी वो भी कह रहे हैं कुछ कहेंगे हम भी। आप बोलिए पहले पीएन सिंह। तो अब जैसे आपने जाति जनगणना कह दिया, जाति जनगणना का मतलब आप समझिए दरअसल होता क्या है कि किसी ने कुछ कहा। अभी शुरुआत में आप हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट दिखा रहे थे, और दिखाने के तुरंत बाद आपने एक शब्द कही, एक लाइन आपने कही कि जिस तरह अजय राय जी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं लगातार कहता हूं मीडिया पे, आप सम्मानित चैनल, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, मीडिया नीचे की मात्रा ऊपर कर देता है और उसके बाद बोलता है कि राग हुआ, तकरार हुआ, विवाद हुआ। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा हम सभी 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा हम सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। समझिए पहली चीज। दूसरी चीज, उसी हिसाब से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा जातिगत गणना कराई जाए। क्यों कराई जाए? भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग इनको टॉपिक दे रहे हैं काम करने का, चूंकि ये विचार क्या है। जल्दी कंप्लीट करिए पीएन सिंह, थोड़ा लंबा हो रहा, कंप्लीट करिए जल्दी से प्लीज। जाति जनगणना में मत ले जाइए, इसको केवल रेफरेंस के तौर पर रखिए। जाति जनगणना पे डिबेट नहीं है आज। मैं कर रहा हूँ जाति गणना पे ही बता रहा हूँ। जाति समीकरण है आज डिबेट। जी मैं उसी को बात कर रहा हूँ सर। तो इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। जब तक सभी की स्थिति पता नहीं चलेगी हमको, जब तक हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी या कौन सा मर्ज है, आप कैसे इलाज करवाएंगे? जातिगत गणना के आधार पर जब इस देश की जातिगत गणना होगी, सभी का एक एक जाति का, एक एक वर्ग का, एक एक संप्रदाय का एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा। उसका सामाजिक स्तर भी तैयार, उसका ढांचा दिखेगा उनका। ठीक है पीएन सिंह, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, एक ब्रेक पर जाना, रोक रहा हूं आपको पीएन सिंह, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, एक ब्रेक ले रहा हूं, फिर जब ब्रेक से लौटूंगा तो इस मंथन को आगे बढ़ाऊंगा। बड़ा दिलचस्प मोड़ पर चर्चा पहुंच चुकी है। अब तक जिन लोगों की बात आई है वो ए पर बात करने से बच रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता के तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक संतोष यादव जी जुड़ गए हैं। यादव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इमरान लतीफ़ साहब के पास जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बाद जो उनसे बात हुई उसी पर इमरान लतीफ़ साहब से सवाल है मेरा। इमरान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी वालों ने एक आज अलग तरीके से मतलब बताया है, मुझे लगता है क्या लतीफ़ साहब चले गए हैं क्या? इमरान लतीफ़ साहब हमारे साथ नहीं हैं। मैं एक छोटा सा रिएक्शन पहले लूँगा जो हमारे साथ लोटन राम निषाद साहब जुड़े हैं। निषाद साहब, आपने देखा कि कुल मिला के जो दलित, पिछड़ा, इन सब वोटों का झंझट सब ज़बरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और अब अखिलेश जी ने आज जो यात्रा पीडीए वाली है, पीडीए को थोड़ा सा कुछ मजबूत ज़्यादा वो करते दिख रहे हैं, उसको सोशल इंजीनियरिंग ज़बरदस्त तरीके से वो कर रहे हैं। आज उन्होंने इसका जो पीडीए का ए है, इसका कुछ अलग तरीके से मतलब बता दिया। अल्पसंख्यक को साथ साथ उन्होंने कहा अल्पसंख्यक तो है ही, लेकिन अब अगड़ा भी है, अब आधी आबादी भी है, आदिवासी भी है। तो उत्तर प्रदेश में आदिवासी तो है नहीं इतना ज़्यादा, अगड़ा भी हो सकता है, और आधी आबादी महिला वोट। अखिलेश यादव क्यों मजबूर हुए? एक आप सोशल इंजीनियर भी हैं और सामाजिक चिंतक भी हैं, आप ओबीसी वर्ग से भी आते हैं निषाद साहब, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव का जो ए है, अखिलेश यादव को उसके गेयर बदल कर मायने अलग बताने पड़े? देखिए दुर्गेंद्र भैया जी, ए का जो है कॉमन सेंस है जी, और देखिए समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद रची गई वह पिछड़ा, दलित, वंचित, अकलियत, किसान, मजदूर सबको साथ लेकर चलने की बात हुई। असली जो विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी तो नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का, लेकिन वह ढोंग और पाखंड है। सबका साथ लेती है लेकिन काम अपनों का करती है। समाजवादी पार्टी शुरू से
देखिए, हमारे पार्टी में जो नेता ब्रजभूषण तिवारी जी रहे हों, चाहे मोहन सिंह जी रहे हों, चाहे आदरणीय स्वर्गीय कपिल देव सिंह जी रहे हों, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी रहे हों, तो समाजवादी पार्टी, रघु ठाकुर को भी नाम ले लीजिए, वो भी पुराने समाजवादी रहे हैं। ज्योति रमन सिंह भूमिहार कम्युनिटी के हैं। तो समाजवादी पार्टी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर हट करके सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने वही बात को दोहराया कि ए का मतलब है गलतफहमी। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ए का मतलब तो केवल जो है अल्पसंख्यक से लेते हैं, लेकिन उसमें आदिवासी है। बेशक उत्तर प्रदेश में 6 लाख आबादी है, केवल आदिवासी की आबादी गोंड खरवार की 6 लाख आबादी है। और आधी संख्या जो है हमारी कम्युनिटी में, आपकी कम्युनिटी में जो महिलाओं की आबादी है 49.3% है। तो हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं, सबको साधने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल ढोंग और पाखंड करती है, सबको साथ लेके चलने की बात करना है। लेकिन केशव मैं दीपक आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, रुकिए जी, आ रहा हूँ जी। बोलिए बोलिए निषाद साहब, बोलिए जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी में तमाम हमारे नेता हैं, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे डॉक्टर रीता सुधा यादव हो, चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण यादव हो, धर्मपाल सिंह सैनी हो, चाहे धर्मपाल लोधी हो, ये केवल मुखौटे के तौर पर इनको आगे करके, हम तो निषाद कम्युनिटी के हैं ना, तो मछली का शिकार करने के लिए हम लोग बंसी और कटिया में केचुआ चपड़ी गोद करके बड़ी से बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो जो भी भाजपा में ओबीसी SC ST के नेता हैं वो किन्नर सलीखे हैं, वो केवल जो है मछली पकड़ने के लिए बड़ी से बड़ी ओबीसी SC ST ये शब्द ठीक नहीं है। मुझे इस पर आपत्ति है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो थर्ड जेंडर है मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। और निश्चित तौर पर वो प्रकृति की स्थिति है, वो प्रकृति का दिया हुआ, उन्होंने उनका स्वयं का दिया हुआ नहीं है। प्लीज वो पहला वाला शब्द सर हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये केवल मुखौटा तैयार की है शिकार कराने के लिए ओबीसी SC ST का। इनकी कोई औकात नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे ओबीसी के नेता हैं। अरे हमने सवाल किया कि भैया अल्पसंख्यक को क्यों शर्मा क्यों रहे हैं? अल्पसंख्यक कहने में अखिलेश यादव, हम ये सवाल करें, उनको शर्माने लगे हैं। वो पहले नेताजी ठोक कर कहते थे, लोग मुझे मुल्ला मुलायम कहते हैं, है ना, और अखिलेश यादव शर्माने लगे। क्यों शर्मा रहे हैं भाई? मुसलमानों में ये जा रहा है, मुसलमान ये फील कर रहा है कि भाई अखिलेश यादव उनके साथ खड़े नहीं। मैं खरी खरी कह देता हूं, डॉक्टर राम निषाद। कांग्रेस पार्टी की बात बता दूं सर, देखिए मैं वो नहीं लपो बात। कांग्रेस पार्टी जो है आज जो कुछ RSS का प्रशिक्षण लेकर आए हैं लोग, वो मुसलमानों को भ्रमित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएंगे। आज मैं कहता हूं कांग्रेस राहुल गांधी के चाल चरित्र पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के व्यवहारशीलता पर, क्योंकि वो सामाजिक, अरे वो आपसी में कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। आप तो सामाजिक चिंतक हो, आप जानते हो। मैं हमारे साथ इमरान साहब आ गए, इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अल्पसंख्यक बिरादरी अल्पसंख्यक कम्युनिटी से ही आते हैं। मैं इनसे बड़ा मौजूद सवाल है, हालांकि मैंने इनको आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में बुलाया है, अल्पसंख्यक नेता के रूप में नहीं बुलाया है, लेकिन इत्तेफाक है कि इमरान साहब उसी कम्युनिटी से आते हैं और किसी भी कम्युनिटी से कोई आए तो गर्व के साथ उसे हम लोग कहते हैं और सम्मान के साथ। इमरान साहब आपके पास आ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी अब शर्माने क्यों लगी? आज उसने कई मायने बता दिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, इस पे तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी से पूछा जाए ज्यादा नहीं। बोला उन्होंने, बोला है, क्योंकि चाहे व्यक्तिगत तौर पे मैं बात करूं और चाहे पार्टी का पक्ष रखूं, दोनों ही मामलों में मेरा ये मानना है कि हम लोगों को जात की राजनीति करनी नहीं आती, मजहब की राजनीति करनी नहीं आती। और आम आदमी पार्टी तो मुद्दों की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में लेकर आई है। आज आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों को अपने जन्म के समय में उठाया था और जिन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में गई थी, आज एक एक करके सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं उन मुद्दों का अनुसरण कर रही हैं, उन्हीं मुद्दों पर चलने की कोशिश कर रही हैं। तो हमारा ये मानना है कि बात तो ये होनी चाहिए कि जो शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य की जो बदहाल सेवाएं हैं, आज मैं देख रहा था कि SGPGI के सामने लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे को इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो आम आदमी पार्टी की नजर यहां पर रहती है, PDA में क्या हो रहा है, कहां क्या मामला जा रहा है, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमारा ये मानना है चाहे अगड़ा हो, अगर आज कौन थे वो मिश्रा जी जिनको इलाज नहीं मिला,
वो अगड़े समाज से थे ना, और इन्हीं की हितैषी तो भारतीय जनता पार्टी बनती है। चलिए हमने मान लिया भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यकों से मोह नहीं है, मान लिया दलितों से मोह नहीं है। इमरान साहब, आपके नेता कहते हैं गणेश लक्ष्मी की फोटो छाप दो सिक्के में, नोट में, तमाम इस तरह की बात मांग कर चुके हैं। बहुत बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा टीका लगाते हैं केजरीवाल साहब, जय हनुमान ज्ञान गुणसागर करने लगते हैं। ऐसा थोड़ी है, राजनीति तो सभी कर रहे हैं। 7 राज्यसभा के सांसद सभी सवर्ण हैं, धन्ना सेठ है, माफिया हैं। डॉक्टर नाम जी रुकिए भाई, आप हत्थे से करने से काटने लगते हैं पतंग, रुकिए। वो इमरान साहब रिएक्शन करिए, मैं दीपक के पास जाऊंगा, फिर संतोष भाई के पास आता हूं। देखिए, आप बात अभी निशान जी कर रहे थे, मैं पूरे गारंटी के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि देश की सबसे बड़ी सदन के अंदर अगर पीडीए के हक और हुकूक की आवाज को किसी ने उठाया है तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी ने उठाया है। संजय सिंह जी को उबार दिया मैं तो कह दिया। अरे निशा जी, अरे रुक जाइए महाराज, वो बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। निशा जी मैं आऊंगा आपके पास, आप बोलने दीजिए जी। पार्टी जहां जहां जरूरत पड़ी है, जब जब जरूरत पड़ी है, चाहे किसानों की बात आई हो, छात्रों की बात आई हो, या जाति विशेष की भी बात आई हो, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशल ठाकुर फोर्स बनाकर सरकार चलाई जा रही है, पूरी इनका जो नौकरशाही है उसको ऑपरेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने सारे मुद्दों को उठाया है। तो मेरा जहां तक मानना है, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि मुद्दों की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी आई है। लेकिन फिर भी कहूंगा दुर्गेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी को जातीय जनगणना से चिंता क्यों हो जा रही है। बिहार में जब जातीय जनगणना के परिणाम आते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है। आज कुल मिलाकर अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी हितैषी है तो उसको फिर आना चाहिए जातीय जनगणना में साथ, क्यों नहीं साथ आ रही? अरे वो करें, इतना काम हमने कर दिया, गणना उड़ना कराने की क्या जरूरत है? पता चला 27 मंत्री और 100 विधायक, सांसद, पता नहीं कितना कितना काम कर दिया। वो बता रहे गणना उड़ना आप लोग कराते रहिए, वो कल्याण करेंगे, कल्याण। दुर्गेंद्र जी, मैं इनका कल्याण बता दूं, इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां छीनी है इन्होंने सदन के अंदर। इस बात चलिए मैं लतीफ साहब, मैं जरा एक थोड़ा सा वक्त देना चाहता हूं, एक 20 सेकंड का, दीपक सोनकर का। काफी देर से वो कह रहे हैं, बहुत सारे अंदर से भरे पड़े हैं। बोलिए दीपक। देखिए जी, हमारे निसार साहब ने बड़े कम शब्दों में कहा कि राज्यसभा सांसद नहीं है। शायद मुझे लगता है इनकी जानकारी में नहीं होगा। ओबीसी से बीएल वर्मा जी हैं, एससी से श्री ब्रजलाल जी हैं। आम आदमी पार्टी को बताया सर सोनकर साहब बिरादरी के हैं। अच्छा चलो, मैं आपका नहीं बताया, भाजपा का नहीं बताया। मैंने आपको बात तो सब स्वीकार। अरे दीपक ने दिल से ले लिया निसार साहब आपकी बात को, वो दिल पर ले लिया। बोलिए दीपक, बोलिए जी। मैं कह रहा हूँ दूसरी बात, ये जो मुखौटा दिखाने की बात कर रहे थे, वो मुखौटा किसने दिखाया है? 2 बार समाजवादी पार्टी की चर्चा कर रहे थे ना, 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। कितना मुखौटा दिखाया, कितने अल्पसंख्यक को नेतृत्व देने का काम किया, कितनी उनकी योजनाओं की बात करी। हमने ही नारा दिया ना कि मदरसों के अंदर, उन छात्रों के अंदर एक हाथ में लैपटॉप होगा, एक हाथ में कुरान होगा। आज बदलने का काम आज आधुनिक के लिए बदलने का काम किया गया। दूसरी बात, जिस तरीके से आप उनकी योजनाओं की बात हो, चाहे उनके हित की बात हो, मैं बहुत समृद्ध तरीके से कह रहा हूं और उदाहरण के साथ कहूंगा दुर्गेंद्र जी, मैं भी एक दलित समाज से आता हूं। मैंने भी समाजवादी पार्टी के सरकार में अपने भाई बंधुओं को किस तरीके से उनको पिटाई खाते हुए, उन पर मुकदमा दर्ज करते हुए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उदाहरण है 2015 के अंदर मेरे ही भाई को 2015 के अंदर इटावा के अंदर, मुझे लगता है कि दीपक दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके आदि पार्टी के लोग तो देख लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। उस पर कोई मुकदमा, कोई एफआईआर नहीं की गई। आज पूर्व पश्चिम क्षेत्र के अंदर किस तरीके से दलित समाज को प्रताड़ित करने का काम समाजवादी पार्टी के सरकार में किया। ठीक है दीपक बात आ गई। एक 5 सेकंड का रिएक्शन इमरान लतीफ साहब के पास जाऊंगा और फिर समाजवादी पार्टी के नेता के पास जाऊंगा। संतोष यादव के पास आ रहा हूं तुरंत। एक 5 सेकंड दे रहा हूं इमरान साहब आपको, 5 सेकंड। दीपक भाई आ गई बात, दीपक भाई प्लीज। इमरान साहब 5 सेकंड और 5 सेकंड का रिएक्शन समाजवादी पार्टी के नेता अजीत साहब के पास। दीपक ने एक बात कही कि एक हाथ में इन्होंने लैपटॉप दिया, एक हाथ में कुरान दिया। कुरान तो माशाल्लाह सारे मदरसों में और सारे मुसलमानों के घरों में है, वो बात अलग है। एक मदरसे का नाम बता दे जहां पर इन्होंने एक लैपटॉप दिया हो, सिर्फ एक मदरसे का नाम बता दे।
जो आप कहेंगे मैं वो हार जाऊंगा। ये सिर्फ लफादी है, लफादी से इतर कुछ नहीं है। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है। अरे आपस में मत लड़िए भाई, दर्शकों को सुनने दीजिए, आपस में मत लड़िए, मैं आ रहा हूं सबके पास और जल्दी करिए, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। संतोष यादव बैठे हुए बहुत देर से, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे आंकड़े लेकर आए हैं आज। ये आधुनिक शिक्षा के नाम पर आधुनिक शिक्षकों को, आप दोनों शांत हो जाइए। डॉक्टर अजीज, मैं आपके पास आ रहा हूं। दीपक ने जो बातें कही हैं कि भाई आप लोग ने कौन सा कल्याण कर दिया, बहुत सारी घटनाएं। दीपक, मैं अजीज साहब को सुनिए। डॉक्टर अजीज बोलिए। दीपक शांत हो जाइए, सुनिए उनको। डॉक्टर अजीज, शिक्षकों का 72 महीने से आपने तनख्वाह। लतीफ साहब, शिक्षकों में बात कर लेंगे, हम लोग तो करते हैं, रोज ही यही काम है। लतीफ साहब, एक छोटा सा रिएक्शन पे मैं संतोष यादव के पास जाऊंगा। दुर्गेंद्र जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए कृपया। लतीफ साहब को सुनिए भाई, वो सब बड़ी शिद्दत से सबको सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, यही बात मैं इनसे पूछ रहा हूं कि एक मदरसे का नाम बता दे जहां पर उन्होंने कंप्यूटर दिया हो। इनकी तो हालत है कि इनका जो बजट आया है अभी, उसमें 93%। ठीक है लतीफ साहब, आपकी बात आ गई। अजीज साहब बोलिए। अजीज, डॉक्टर अजीज। देखिए दुर्गेंद्र जी, 3-4 बातों को मैंने ऑब्जर्व किया। दीपक जी ने बड़ी सफाई से सारी बातें कही कि हितैषी है सबके, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जब जातीय जनगणना की बात आई ना, जब लोगों के हक की बात आई ना, इन्होंने कहा नहीं वो मैं नहीं दे सकता, बाकी सब दे सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहब सबको सबका हक मिल रहा है, मुस्लिमों को भी मिल रहा है, कल भी नहीं हो रहा है। अरे भाई, आप क्यों दे रहे हैं? आप नहीं दे रहे, वो संविधान ने उनको हक दिया। एक बात आप समझिए। दूसरी बात समझिए आप, इन्होंने कहा कि साहब आशीर्वाद 2 बार जनता ने दिया, सरकार के जनता का दीपक रोक रहा हूं आपको, देखिए वो नहीं बोले, डॉक्टर अजीज नहीं बोले, बहुत शिद्दत से उन्होंने सुना है सबको, उनको बोलने दीजिए ना, फिर आप रिएक्ट करिएगा। आपका अपना तरीका हो तो बोलने, मेरा तरीका दूसरा है। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। 2 बार आशीर्वाद। देखिए, इस मुकाबले में ना रहे, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। दीपक जी, पहली बात समझ लीजिए। और एक बात जान लो, अभी आप लैपटॉप और कुरान की बात कर रहे थे, मॉडर्न मदरसे की बात कर रहे थे। आपको पता है कितने वक्त से उन अध्यापकों को आपने सैलरी तक नहीं दिया है। वो लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर है आज पूरी तरह से। पूरे प्रदेश में क्या हाल, ये तो अलग मुद्दा दे दिया आपने। मुझे लगता है किसी दिन इस पर भी चर्चा करानी पड़ेगी। आप उनको डराने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये क्या इससे ऐसा हो रहा है? आप कह रहे सबका साथ सबका विकास, यही सबका साथ सबका विकास है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। आप कहीं ना कहीं आज एक कम्युनिटी खास के नाम पर दूसरे धर्म को डरा करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। अपने काम जो आपने काम नहीं किया, कहीं ना कहीं उसको छिपाने के लिए एक कौम विशेष को आप टारगेट करके ठीक है तिहाड़ में छिपना। डॉक्टर अजीज, ठीक है, बात आ गई। दीपक 5 सेकंड, गिनती के 5 सेकंड बस। दीपक, रिएक्शन के 5 सेकंड, बोलिए। हमारे बड़े भाई को सुनने में गलती हो गई थी। मैंने कहा था कि जनता ने समाजवादी पार्टी को 2 बार आशीर्वाद दिया, उसका उदाहरण देव प्रदेश की जनता को क्या मिला। और आज आप कह रहे हैं, आज जो विश्वास है, मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूं जो हम लोग सबका साथ सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ बढ़ने का काम करते हैं। वो 2014 से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री। ठीक है दीपक भाई, ठीक है। मैं संतोष यादव के पास आऊँ। संतोष जी, आपके पास आ रहा हूँ। आपने, मुझे लगता है, आधा घंटा से ज्यादा सारे लोगों को सुन लिया। आप तपे तपाए पके हुए पत्रकार हैं और वर्षों से राजनीति को रिपोर्ट कर रहे हो, देखते हैं। एक तो मेरा मूल प्रश्न जो है वो आपसे भी है कि समाजवादी पार्टी को ऐसा कौन सा खौफ आ गया कि अपना जो बेस वोट बैंक था, अल्पसंख्यक, उसको बताने के लिए उसको 3-4 बातें और कहनी पड़ रही साथ में कि भाई अगड़ा भी, महिला भी, आदिवासी भी। क्या हो, ऐसा क्या राजनीतिक अखिलेश यादव ने गियर चेंज क्यों किया? संतोष भाई, चेंज किया क्योंकि भाजपा ने इधर देखिए मुख्तार अंसारी को ढेर कराया, लगातार ढेर पे ढेर हो रहे हैं। अब इनको ये डर सताने लगा है क्योंकि बोल पा नहीं रहे, ये भी डरे हुए हैं बीजेपी से, तो ये बोल पा नहीं रहे। तो अगर खुल के बोलेंगे तो कल ये भी उसी से गंजे में जाएंगे, कोई जांच इनकी बैठ जाएगी। जो फाइल दबी पड़ी है उसको दुर्गेंद्र भाई कभी भी खोली जा सकती है, इनकी भी। तो ये डर के मारे सब राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, जितने लोग अभी तक बोले, मैंने सबको सुना। आप नेता, आपके प्रवक्ता ने जो बात कही वो बिल्कुल तट सत्य है।
अगर किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत लड़ाई जाति द्वेष छोड़कर अगर लड़ी तो आपके संजय सिंह ने लड़ी। कोई नेता अभी तक उभर के नहीं आया। कितने मामले उभरे आपके कानपुर के उत्तर प्रदेश के अंदर, कौन नेता बोला? जहां पर आए संजय सिंह आए, संजय सिंह बोले, उन्होंने हर चीज किया, जेल गए, आज बेचारे उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कौन नेता भुगत रहा? भाजपा के नेता सब मलाई खा रहे हैं। कोई कह रहा है इसमें जातवाद है, कोई कह रहा उसमें जातवाद है, कोई कह रहा उसमें जातवाद। देखिए, जातवाद को लेकर ही आपस में सबको भेड़ाए पड़े हैं, अगला पिछड़ा करके भेड़ाए पड़े हैं। ना इनको अगला मिलना ना पिछड़ा मिलना। जिसका वोट बैंक है, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी को हुआ। अब ये बसपा वोट बैंक लेने के लिए सारी गणित लगा रहे हैं। बसपा का वोट बैंक हम कैसे घसीटे? और अखिलेश जी जो आंकड़ा चलते हैं, अगला ना इनको पिछड़ा, पिछड़ा तो इनको मिलना ही नहीं है, ये भूल जाएं। अरे क्या कह रहे हैं संतोष जी, वो तो पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं इस देश के। क्या कह रहे हैं, अब जमीन खिसक जाएगी। 2 साल जब चीफ मिनिस्टर रहे, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो नुकसान इन्होंने किया सिर्फ पिछड़ों को किया, अगलों को नहीं किया। भाजपा को लोग दो आप तो दीपक सोनकर का साथ देने लगे, कैसे काम चलेगा? सोनकर का नहीं, देखिए भाजपा आरएसएस के हैं। अरे नहीं भाई, खाटी पत्रकार आरएसएस के नहीं है। कहाँ आप? ये तपे हुए हैं, तपे हुए हैं, ये समाजवादियों के तपे हुए हैं। ये ना आरएसएस के ना भाजपा के, ये पत्रकार हैं। समझे? बीजेपी का चाहे कोई नगाड़ा जो बजा रहे हैं, मुंह बजाने से कुछ नहीं होता है। सबने कहा महिलाओं का, कितने महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, किस महिला को कितना मुआवजा दे दिया गया, बताए भाजपा का नेता? लीजिए, आप भाजपा की तरफ आ गए संतोष भाई। निषाद साहब, आप लोग सर्टिफिकेट मत बांटा करो किसी के लिए। आप लोग साइन करे रखे रहते हो, सारे दलों की आदत हो गई है, तुरंत साइन करके जारी कर देते हो। ये सब बंद करो भाई। बोलो दुर्गेन जी, ये कहीं दूर नहीं है। और जब पिछड़ों की सरकार थी तब धब्बा लगता था कि अखिलेश यादव की सरकार है, यादव को बड़ा बढ़ावा है, यादव भाग रहे हैं। अरे आपको भी कुछ लाभ वाभ मिला कि नहीं? अरे भाई, इन्होंने तो यादव का पतन कर दिया। आप भी यादव हो, आपको मिला कि नहीं कुछ लाभ वाभ अखिलेश यादव की सरकार में? अखिलेश जी ने, और जाते कहाँ हैं? पूंजीपतियों के यहाँ सारी पार्टियां जाती हैं, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी। आप पार्टी का नेता सबसे उज्जवल है। देखिए, चाहे पंजाब, एक व्यक्ति की बात करिए यादव जी, आप यहाँ भी क्या है आपको? बहुत राज्यसभा में नहीं जा पाएंगे आप, यादव लगा है, नहीं जा पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, केंद्र में मैं आ जाऊंगा। ये बहुत ही कठोर कठोरतम लड़ाई है दुर्गेन जी। ये कोई हलवा ना समझे, जो हलवा समझ के चल रहे हैं। अच्छा, अखिलेश दहशत में क्यों? संतोष जी, आपने बारी बारी से सबकी ऐसी तैसी करी, धो दिया सबको। लेकिन ये बताइए, अखिलेश जी इतना दहशत में क्यों है? जो बेस वोट बैंक, जो नेताजी को तमगा लगा, मुल्ला मुलायम कहा गया, और उसी बेस वोट के दम पर पिछड़ों को मिला के, MY समीकरण को मिला के, मुलायम सिंह यादव ने पूरा सत्ता को 3 बार वो चीफ मिनिस्टर रहे, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर रहे, सत्ता एक समाजवादी पार्टी अपना बेस वोट बैंक करा। उन मुसलमानों को आज क्यों लगने लगा है कि जो उनके हक हुकूक की लड़ाई समाजवादी पार्टी नहीं लड़ती? क्यों लगने लगा संतोष यादव? आजम खान जेल में सड़ गए, एक बार मिलने के लिए गए अखिलेश जी, शिवपाल जी मिलने गए, संजय सिंह मिलने गए, सारे नेता मिलने गए, ये मिलने नहीं गए। अरे तो वो मदद करते हैं, वो मदद करते हैं। उनकी जमानत करने वालों को राज्यसभा भेज दिया उन्होंने। अब क्या चाहते हैं आप अखिलेश यादव को? क्या जेल के अंदर जाके धरना दे दें क्या? मदद करने वाला अगर नेता है तो आप इकलौता सीट पे संजय सिंह है, जो उभर के खुल के सबके साथ खड़ा होगा। ले भाई, लोटन राम करे राज्यसभा जाना, वहां जगह नहीं, इतने विधायक नहीं है, कहाँ जा पाएंगे संतोष यादव? नहीं तो नहीं भाई, वो जान, संजय सिंह अकेला लड़ता है। मुलायम सिंह की जब पार्टी बनी थी तो मुलायम सिंह अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक? तो हरमोहन सिंह और मुलायम सिंह ने मिलकर इतनी बड़ी पार्टी खड़ी करके मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ऐसा नहीं पंजाब में इन्होंने कब्जा कर लिया जाएगा, आप पार्टी ने कह रहे तो वहां सफाया हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। अब देखिए आप पार्टी कहाँ कहाँ कब्जा करती है। अरे यूपी में आज संतोष भाई, यूपी में छोड़ दीजिए आप पार्टी को, पूरी पार्टियां जेल में है। कहाँ आप पहुंचा देंगे जेल में? कहाँ चक्कर में आप? दुर्गेन जी, आप देखिएगा ना, पंजाब वाली दशा में यहाँ भी काफी सीटें इनकी निकलेंगी आपकी। ये देखिए बिल से कैसे निकलता है, सुरंग होकर कैसे। चलिए वो तो हम लोग देख लेंगे। लोटन राम निषाद एक छोटा सा रिएक्शन। संतोष जी, मैं रोक रहा हूँ आपको। लोटन राम जी बोलिए। देखिए संतोष जी ने बड़ी खरी खरी बातें करी, उन्होंने किसी को छोड़ा रही है। आम आदमी पार्टी की बात वो इसलिए कर रहे हैं कि अभी इमरान लतीफ साहब ने कहा कि उनकी पार्टी इस चक्कर में रहती है, OBC पिछड़ा अगड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं रहती।
वो केवल विकास की बात करती है, गारंटी की बात करती है। वही गारंटी कांग्रेस भी दे रही, वही गारंटी अभी विधानसभा के चुनाव अखिलेश यादव लेकर आए, बीजेपी भी वही गारंटी दे रही है। लोटन राम बोलिए। निशा साहब, मुझे लगता है फ्रीज हो गया। दीपक सोनकर के पास जा रहा हूं। दीपक सोनकर, संतोष यादव के आपने सुना, बाकी लोगों को आपने सुना। कुल मिलाकर जो झगड़ा है वो तो जातियों का ही है, और सब लोग आप ही को घेर रहे हैं कि भाई आपने अपना सत्ता बनाई, मौज काटा, और आपके यहाँ जो लोग ओबीसी भी हैं, जो मुस्लिम भी हैं, एक तो मुसलमानों को आप कम ही चुनाव लड़ाते हैं, नगर पालिका में इस बार लड़ा दिया आपने, लेकिन आप भी पसमानदा की तरफ, ऐसा क्या कौन सा क्या दिक्कत, क्या घाटा, क्या कमी, क्या गुणागणित है जो आपको बहुत ए वाला फैक्टर याद आ रहा है? देखिए रविंद्र जी, जनता पार्टी तो अपने मूल मंत्र के साथ है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास और सबका प्रयास है। और चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, हर किसी को योजना से कैसे जोड़ना है, गरीब कल्याण की योजना कैसे गरीबों तक पहुंचे, दलित शोषित वंचितों को उत्कृष्ट नेतृत्व तक कैसे पहुंचाने का काम किया जाए, और हर वर्ग को नेतृत्व देने के काम के साथ उदाहरण है। उसका उदाहरण मैं भी हूं आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी के चारा भैया, अरे बोलने दो भैया, निशा साहब बोलने दो उनको भाई, बोलिए। मैं आपके ये पार्टी ने मुझे नेतृत्व देने की क्षमता दी है, ये पार्टी ने ही मुझे इस नेतृत्व पर दिया है, और मेरा समाज इस पर गर्व करता है, और उस समाज को विश्वास होता है भारतीय जनता पार्टी पर। और हमारे आदरणीय बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय सिंह जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, अच्छी बात है, पत्रकार है, अनुभव शेयर कर रहे होंगे, मगर अनुभव देश की जनता क्या बता रही है? वो तो उन पर शराब का घोटाला बता रही है, वो तो बड़े बड़े घोटाले बता रही है, जिस पर उन पर कार्रवाई हो रही है। तो जिस तरीके से दीपक कंप्लीट करिए, मैं चूंकि मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, बोलिए। इस पर से है, मैं वही बात को जोड़ूंगा, प्रोस्पेक्टर केवल योजनाओं पर है, प्रोस्पेक्टर लाभ पर है, प्रोस्पेक्टर इस पर है किसने किसकी हित के लिए काम किया। ठीक बात है। इस पर छोटा सा रिएक्शन इमरान साहब, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। आशीर्वाद दिया उनको, उन जनता को क्या देने का काम किया, वही उदाहरण आज 2014 से देश और प्रदेश के बदलाव को उस जनता ने स्वीकार किया है, इसलिए देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दीपक जी रोक रहा हूं आपको। इमरान लतीफ एक छोटा सा रिएक्शन। दुर्गेंद्र जी, अभी हमने बात कही थी कि आम आदमी पार्टी का जात की राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और इसमें आप उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से माननीय सांसद संजय सिंह जी ने एक एक करके मुद्दों को उठाया, अगर कानपुर के अंदर किसी ओबीसी समाज के साथ अन्याय हुआ तो आवाज उठाई गई, चाहे आप झांसी की बात करें, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अगर ओबीसी समाज का कोई भी अत्याचार हुआ उसके साथ उन्होंने आवाज उठाई। आप खुशी दुबे के मामले को नहीं भूल सकते, यही भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मण हितैषी बनने का काम करती है। नृपेंद्र मिश्रा जी की हत्या हुई, इस मामले को भी सांसद संजय सिंह जी ने पूरी दमदारी के साथ उठाया। हाथरस की घटना, अगर दलितों के साथ अत्याचार हुआ तो उस मामले को उठाया। खुद ठाकुर समाज से आने के बाद भी जिस तरीके से एक स्पेशल ठाकुर फोर्स की तरह से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे थे, उस मुद्दे को भी उन्होंने उठाने का काम किया। दूसरी जो बात मैं कह रहा हूं कि अभी ये कह रहे हैं जेल के अंदर है संजय सिंह जी, मैं तो कह रहा हूं आपसे दुर्गेंद्र जी, आप मोदी जी से कह के मुझे 3 दिन के लिए ईडी सीबीआई दिलवा दीजिए, मैं दीपक सोनकर जी को अगर 6 महीने के लिए अंदर न भेजूं तो जो कहिएगा वो मान जाएंगे। लो गजब है, लग रहा है आप लोग भी तैयारी कर रहे हो। अब पीएन सिंह मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे आने दो देखेंगे। बिल्कुल, जिस बड़ी पार्टी पे ये लोग चले, अगर आज निष्पक्ष जांच हो जाए दुर्गेंद्र जी तो मोदी जी जेल के अंदर नजर आएंगे। इतने घोटाले मोदी जी ने किए। शांत हो जाइए, अब दोनों लोग शांत हो जाइए, मेरे पास वक्त नहीं, प्लीज। मैं बिल्कुल अनुरोध कर रहा हूं आपसे। मैं पीएन सिंह के पास जाऊंगा। पीएन सिंह, इस सब जो जाति जंजाल है, कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा पाती? केवल राहुल गांधी कह देंगे जाति जनगणना हो जाएगी तो क्या उत्तर प्रदेश में उसको पिछड़ों का वोट मिल जाएगा क्या? दलितों का वोट मिल जाएगा क्या? पीएन सिंह, नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारी एक विचारधारा है, हमारी एक सोच है, और जिसके पीछे हमारे नेता ने जातिगत गणना की बात उठाई, उसके पीछे सीधी सी बात है जिसको हर व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ जाता है और समझ रहा है और परिवर्तन दिख रहा है। वो ये है, जब तक आप सभी का, देखिए, आप ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन इनको राष्ट्रवाद का छोटा बड़ा कुछ नहीं आता है। राष्ट्र तभी मजबूत होगा अगर आपकी दीवार में 100 ईंट लगी हुई है,
आप उसमें से नीचे की ऊपर की कहीं की आप 25 सीट 20 सीट कमजोर करेंगे, फिर आप मजबूत दीवार खड़ी नहीं कर सकते। ये मुस्लिम समुदाय को या किसी वर्ग को, जाति को, धर्म को टारगेट करते हैं, तो इनका देखिए, इनका शुरू से, पहले आप इनके बेस पे जाएंगे तो देखेंगे इनका वही रहा है शुरू से। ये इधर कुछ बोलते हैं, बाहर जाके कुछ करते हैं। आडवाणी जी नेता हुआ करते थे, यहाँ हिंदुत्व की बात करते थे, पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पे जाकर के चादर चढ़ा देते थे, वहां सजदा करने चले जाते थे। तो इनका क्या है, ये टारगेट करते हैं। कांग्रेस की एक सीधी सी सोच है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे कोई दलित हो, इस देश के निर्माण में जो भी सहयोग होता है, अगर आप सवर्ण की बात करेंगे, जितना सहयोग उनका उनकी आबादी के अनुसार है, उसी के हिसाब से एक कमजोर वर्ग का, चाहे आप दलित के आधार पर कह दे, चाहे जातिगत नीचे आधार पर बात कर दे, चाहे उसकी आर्थिक रूप से बात कर दे, कंप्लीट करिए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। सहयोग होता है जब पूरे देश में सभी का सहयोग है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे उद्योगपति है, देश के निर्माण में सभी का। ठीक है पीएन सिंह, ठीक है। मैं डॉक्टर अजीज के पास आऊँ। अजीज साहब, छोटी सी टिप्पणी, बस कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ। अजीज साहब, डॉक्टर अजीज के बजाय सभी को सम्मान होना चाहिए, ये हमारी सोच है। डॉक्टर अजीज, एक छोटी सी टिप्पणी, इसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगा। डॉक्टर साहब देखिए, दुर्गेंद्र जी बहुत स्पष्ट है, सारी जो टोटल डिस्कशन में जो रिजल्ट मैंने कंक्लूड किया, अब कहीं ना कहीं बीजेपी को यह एहसास होने लगा है कि 2024 इनके हाथ से निकल रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं शगुफा छोड़ते रहते हैं, कांग्रेस, सपा, आप तरीके की चीजें। लेकिन सच ये है कि इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा और ये मुल्क का एक एक शख्स जीतेगा 2024 में। यही हम लोगों का कहीं ना कहीं संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम कहीं ना कहीं खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सभी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, प्रेम नारायण सिंह, दीपक सोनकर साहब, लौटन निसार साहब, संतोष यादव जी और डॉक्टर अजीज खान साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी मेहमानों का, उन दर्शकों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल बड़ा टेढ़ा है, अगर अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है, क्या उनको ऐसा लगने लगा है क्या कि जो उनका बेस वोट कभी हुआ करता था अल्पसंख्यक, उसने भ्रकुटी तान ली है? कारण बहुत से हैं। एक बार समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होगा, उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, उनको लेकर बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प जंग आपको देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।